लॉकडाउन से गिरती हुई भाजपा सरकार। लॉकडाउन या अनलॉकडाउन पर देश में चर्चा हो गई है गर्म। जब देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे संकट के समय में भाजपा सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉकडाउन कहकर भारत को मरने पर मजबूर करने के लिए छोड़ दिया। क्या यही आत्मनिर्भरता का संकेत है? मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी, सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ और सबका विकास था कि लोग पैदल चले, सड़कों पर मरे, ट्रेनों से कटे, भूख की वजह से तड़प तड़प के मरे, स्टेशनों पर छोटे छोटे बच्चों के साए उनके सिर से उठ रहे हैं, उनकी माताएं एक बार सो गई तो दोबारा नहीं जग रही हैं। क्या यही है मोदी जी का सक्षम भारत? को क्या दे दिया मोदी? मोदी जी जरा सोच कर देखिए, आपके दिल में आत्मा है, आपके दिल में खून है। मोदी जी जरा ध्यान दीजिए, जिसके कारण आप इस देश के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते, उनके दर्द के विषय में आप नहीं जान सकते, क्योंकि बिना पुत्र के आप एक पुत्रता के प्रेम को नहीं मान सकते, नहीं जान सकते। आप एक अच्छे देश सेवक नहीं बन सके। इस संकट के समय में आपने देश को जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सबका साथ और सबका विकास, उठता हुआ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, विश्व गुरु, क्या ये सभी कागजों पर और आपके दिमाग में था? हकीकत में तो कुछ और ही था। देश में यदि कोरोना आप लाए नहीं होते तो देश की जनता को आपको हकीकत मालूम नहीं पड़ती। आप केवल बोलना और चिल्लाना जानते हैं। आप केवल अंधविश्वास के माध्यम से अपने आप को स्थापित तो करना जानते हैं, लेकिन आपके अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को छूने की कोई हसरत नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। आप केवल अब तक बोलते रहे और देश आपको सुनता रहा। जब आपको देश की आवश्यकता थी तो आपने देशवासियों, प्रवासी मजदूरों और बच्चों से कह दिया, आत्मनिर्भर हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये गलत है। ऐसा कर कर आपने देश को धोखा दिया है। सच्चे देशभक्त हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश आपको अपने लिए प्रधानमंत्री चुना था, न कि खुद की सुख और सुविधाओं के लिए चुना था। आपने विदेशों से वीआईपी लोगों के लिए एयर इंडिया भेजा, एयर बसें भेजी, लेकिन देश के वो लोग, वो मजदूर, वो कामगार, वो प्रवासी लोग, वो यहाँ के निवासी लोग जिन्होंने आपके लिए आपको वोट दिया, आपको मजबूत किया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, और आपने क्या दिया? सड़कों पर मरने पर छोड़ दिया। क्या आपका यही आत्मनिर्भर है? आपका वो इंटरव्यू काफ़ी हंसी और नासमझ वाला लगा कि हमने देश को 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना इलाज कर दिया। अरे मोदी जी, आप क्या टीवी नहीं देखते हैं? केवल टीवी पे अपने लिए बुलवाते हैं। 61 लाख मरीज हैं तो 1 करोड़ कहाँ गया? क्या आपने कोरोना की आड़ में घोटाला कर दिया? मोदी जी, शब्द जरूर कड़वे हैं, लेकिन हकीकत है। देश रो रहा है। ट्रेनें जो पहले चलनी चाहिए थी वो आज ट्रेनें खोल रहे हैं। आज हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सरकार ट्रेनें चलाए, सरकार गरीबों से रुपए न ले, सरकार भोजन व्यवस्था करे। क्या सर्वोच्च न्यायालय पहले दिखाई नहीं दे रहा था? आखिर इस देश को हो क्या गया? हकीकत से दूर क्यों भाग रहा है? लोग जान चुके हैं कि उन्होंने सरकार तो बनाई, लेकिन ये सरकार किसी मुद्दे में सक्षम काम करने के लिए खड़ी नहीं है, केवल बातें करने वाली सरकार है। ये लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति तो टूटी ही है, लेकिन इस लॉकडाउन से देश को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जानें अभी भी निरंतर गंवाने का सिलसिला जारी है। लेकिन हमारे मोदी जी केवल मन की बात पर आकर मन की बात करते हैं, जनता के बीच में जाकर जन जन की बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? आप लॉकडाउन को कहने के लिए टीवी पर खुद आए, लेकिन अनलॉकडाउन कहने के लिए आपने राज्य सरकारों को आगे कर दिया। अपना दोष राज्य सरकारों पर मढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप खुलकर क्यों नहीं आए? आपने खुलकर क्यों नहीं कहा कि अनलॉकडाउन में भारत आ चुका है? आपको कहना चाहिए था, लेकिन आपने अपने इस मुद्दे को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि राज्य सरकार जाने
लॉकडाउन की पाबंदी हटाने का सिलसिला कायम करना समय की मांग और जरूरत थी। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को छोड़कर लॉकडाउन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, वैसे तो 8 जून से और तेज होगी, लेकिन यह बात बहुत कुछ राज्यों, सरकारों और उनके प्रशासन पर निर्भर करेगी। यह अच्छा है कि लॉकडाउन शिथिल करने संबंधी अधिकार राज्यों को दे दिए गए, लेकिन वे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें तो बेहतर है कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने की सख्त जरूरत है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब आवाजाही पर अनावश्यक अंकुश नहीं लगेगा। इस राज्यों ने हवाई और रेल यात्रा शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तो इच्छा प्रकट की ही है, बस सेवाएं शुरू करने में भी मुश्किल से दिलचस्पी दिखाई। परिणाम यह हुआ कि कारोबारी गतिविधियों अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सकी। कम से कम अब तो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कारोबारी गतिविधियों को न केवल बल मिले बल्कि उन्हें गति देने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर हो। निसंदेह लॉकडाउन से बाहर आने से कदम उठाए जाने का इंतजार ही किया जा रहा था, लेकिन इन कदमों के आधार पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है या फिर टल गया है। सच यही है कि खतरा अभी भी बरकरार है। कोरोना संक्रमण के मामले यही बता रहे हैं कि अभी इस खतरे के साए में ही गुजर बसर करना होगा। कोरोना के साथ जिंदगी जीने का मतलब यही है कि संक्रमण से बचे रहने के हर संभव उपायों के साथ कामकाज निपटाए जाएं। इन उपायों और खासकर शारीरिक दूरी के नियम के प्रति राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। यही ठीक है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जाने के बाद भी एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने को लेकर लोग उतने सतर्क नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। राज्यों को भी इस से लेकर विशेष ध्यान देना होगा कि उनका प्रशासन शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने का नाम पर कारोबारी गतिविधियों को बल देने वाली आवाजाही को नियंत्रित न करने लगे। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे और ना तो कारोबार जगत के लिए और ना ही आम जनता के लिए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था को न केवल तहस नहस कर दिया बल्कि कारोबार रोजगार के तौर तरीकों को भी बदल दिया। ऐसे में स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारियों और महिलाओं उद्यमियों की भूमिका और जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। राज्य कौन से आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है? भाजपा कौन से आत्मनिर्भरता की बात कर रही है? क्या आत्मनिर्भरता सरकार के भागने का तरीका है? सरकार अपने आप को देश को बचाने की मूड में नहीं है। उसने पूरे का पूरा ध्यान यहाँ के निवासियों पर छोड़ दिया है। क्या इसीलिए भारत सरकार ने के लोगों ने भारत सरकार को चुना? सिर्फ इतना सुनने के लिए कि आत्मनिर्भर बन जाओ। यहाँ के व्यक्ति वर्षों से आत्मनिर्भर है। मोदी जी, इस पर आप ध्यान ना दिलाएं। इन सब के बीच हमें यह बात समझनी होगी कि भले ही आय का स्तर अपेक्षाकृत कम हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने से संबंधित परिवारों को कोरोना से उपजे कठिन आर्थिक हालात से निपटने में काफ़ी बल मिलेगा। यह तभी संभव है जब रोजगार के छोटे छोटे साधन उपलब्ध कराए जाएं। हम एक अप्रशासित दौर से दो चार हैं। यह पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इससे निपटने के लिए सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो हमने उसका इसी आधार पर समर्थन किया कि इस संकट का मिलकर सामना करने की दरकार है। हालांकि सरकार राहत देने के मामले में सभी भारतीयों को एक दृष्टि से देखने में नाकाम रही। विदेश में बसे भारतीयों को बुलाने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर अपने देश में प्रवासी श्रमिकों को दर दर भटकने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हालांकि विदेश से भारतीयों को बुलाना गलत नहीं, परंतु सरकार को उन गरीबों का भी तो ख्याल रखना चाहिए था जिनकी जिंदगी को बाहर से आई बीमारी से रातों रात तबाह कर दिया। मेरा का यक फैक्ट्रियां बंद होने से उनकी जमा राशि खत्म हो गई। युवकों की एक टोली को अपने 3 मोबाइल फ़ोन बेचने पड़े। घर से बाहर रहने वालों के लिए मोबाइल फ़ोन ही परिवार से जुड़ने का एक मात्र जरिया होता है। समझिए कितना मजबूर होगा उन्होंने वह कदम उठाया होगा। जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में फंसे लोग इससे बढ़ी कि अधिकांश प्रवासी श्रमिक रेड जोन में फंसे हुए थे। असल में यही शहरी इलाके आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में भी हैं। सूरत के उद्यमों ने बाहरी मजदूरों को बड़ा आसरा दिया, लेकिन संकट के दौर में वे भी आसरा नहीं दे सके। कांग्रेस सरकार को चिताए कि यह एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा बनती जा रही है, लेकिन इससे विपक्ष
आलोचना बताकर खारिज कर दिया गया। आज यही कड़वी हकीकत हमारे सामने है कि जब लोग को सरकार की सबसे अधिक ज़रूरत थी तो उन्होंने लोगों की मदद में नाकाम रही। इससे हमारे सिर शर्म से झुक गए। जो हालात बने उसका एक कारण उस मानसिकता में छिपा है जिसने हमने राष्ट्र निर्माण के अहम शिल्पियों के साथ बाहरियों जैसा बर्ताव किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले, जटिल आदेश जारी करने वाली नौकरशाही और शहरी भारत के लिए वे आदर्श रहे। मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा जो उनके खून पसीने की मेहनत से ही बनी थी। यही सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर अपनी सीमाओं के भीतर की ही कोई भारतीय कैसे हो सकता है, बाहरी हो सकता है? इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए हमें तत्काल रूप से 3 बिंदुओं पर गौर करना होगा। ये सुझाव मैं विपक्षी नेता के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय चिंतित के रूप में दे रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने राज्यों से बाहर रहने वालों के आंकड़े तैयार किए जाएं। चूँकि इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनके दर्जे को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में किसी राष्ट्रीय आपदा के वक्त यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आखिर कितने लोगों को मदद की दरकार है। दूसरा सुझाव यह है कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना के दायरे को और बढ़ाए। दूसरे राज्यों में रहने वाले श्रमिकों को भी स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्हें स्थानीय प्रवासियों की तरह मताधिकार की भी अनुमति मिले ताकि उन्हें राजनीतिक महत्ता मिल सके। तीसरा सुझाव यह है कि श्रम मजदूरों की आड़ में श्रमिकों के शोषण की बुनियादी न रखी जाए, क्योंकि उनके पास संरक्षण के लिए पहले ही कोई मजबूत आधार नहीं है। अब हमें इन श्रमिकों के लिए एक समान सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। सटीक आंकड़ों के साथ उन्हें परवान चढ़ाना चाहिए। हम सच्चाई के मौस नहीं फेर सकते हैं, असल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यही कारण है कि राहत के लिए जो भी सरकारी घोषणाएं की गईं वे अपर्याप्त साबित हुईं। अपनी जान खतरे में डालकर गरीबों और मजदूरों जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, उनका एक हासिल यही है कि शहरी भारत को आखिरकार यह मालूम पड़ा कि उनके साथी नागरिक किस दिशा में जा रहे हैं। इसकी वास्तविकता असर तो उन्हें इस एहसास के साथ महसूस करना होगा कि हमारे देश को चमकाने में एक असहाय मेहनत का लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा। औरैया ट्रक हादसे में मारे गए 19 वर्षीय अर्जुन सिंह के पिता ने मुझे बताया कि जिंदगी संवारने के लिए कुछ पैसे कमाने के मकसद से उनके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में पहली बार घर छोड़ा और जब उसका शव वापस आ रहा है तो क्या मैं मौत कोरोना की भेंट चढ़ेगी या राज्य की निर्दयता में गिनी जाएगी? यह मात्र एक आंकड़ा मानकर भुला दी जाएगी। वक्त आ गया है कि हमें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। तबलीगियों का बहाना बनाकर कोरोना के मरीजों या देश को मरने को लिए ना छोड़ दें, क्योंकि ये तबलीगी जो भारत में आए इसकी भी देन केंद्र सरकार है, क्योंकि वो बिना वीज़ा भारत नहीं आए। आखिर उनको वीज़ा किस सरकार ने दिए, ये पहले हमें बताए। इस पर जनता सोचे कि तबलीगियों का मुद्दा जो बार बार बहुत तेज़ी से सरकार उठा रही है, उस तबलीगियों को आने की अनुमति किस सरकार ने दी? जब देश को वास्तव में लॉकडाउन की आवश्यकता है, जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उन संक्रमणों को रोकने के लिए लॉकडाउन अनलॉकडाउन करना क्या उचित है? इस पर सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार तो केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार तो केवल बड़े बड़े सपने दिखाती है। सरकार कभी 15-15 लाख उनके खातों में देती है और वो खाते में पहुंचता है या नहीं पहुंचता आज तक कोई भी बता नहीं पाया, क्योंकि अभी तक किसी ने यह पुष्टि नहीं की है कि उनके खातों में 15 लाख आ भी गया या नहीं आया। उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ के मजदूरों के दिमाग बहुत ही छोटा है, बहुत ही निम्न स्तर का है। वो राजनीतिक रैलियों और चुनावों के मुद्दों को हकीकत में ले लेते हैं। 15-15 लाख तो केवल एक चुनावी मामला था, लेकिन देश के लोगों ने उसको अपना बैंक का मामला समझ लिया। तो अब देश इन मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है। लोग इन मुद्दों पर सोचते हैं कि क्या वास्तव में मोदी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए, अगर पाकिस्तान का मुद्दा होता तो मीडिया पूरी तरह से चिल्लाती, लेकिन दूसरी ओर चीन और भारतीय सीमा विवाद पर भारत सरकार बिल्कुल शांत है। वायरल होती हुई एक तस्वीर जिसमें चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बांधकर डाला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सैनिकों पर अत्याचार बहुत अधिक कर रहे हैं। वो तस्वीर बहुत तेज़ी से सोशल साइट पर वायरल हो रही है, लेकिन उस वायरलता को देखते हुए मीडिया मौन है। यहाँ तक
प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय भी उन पर शांत है। रक्षा मंत्री भी उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? एक ओर देश कोरोना संक्रमितों से बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकार ने देश को मरने के लिए अनलॉकडाउन घोषित कर दिया है। और अनलॉकडाउन घोषित करने के नियम भी बड़े अजीब हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक और कहीं-कहीं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बाजार खुलेगा। जब बाजार पूरा खुलने का अनुमति दे दी गई है, तो फिर कोरोना पॉजिटिव को कैसे रोका जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम चलेगा भी या नहीं चलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। देश में वो अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, क्या उन पर भारत सरकार व्यवस्था दे पाएगी? क्योंकि भारत सरकार ने तो अपना गला आत्मनिर्भर भारत और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास ये भारत सरकार ने दिया था, ना कि किसी आम व्यक्ति ने दिया था। और एक घर अपना भी होगा, ये ऐसी चीज़ों पर भारत सरकार ने बहुत बड़े-बड़े पुलाव सपने जनता को दिखाए, लेकिन उन सपनों पर भारतीय सरकार खरी नहीं उतर रही है। आखिर मोदी सरकार जो वादे करती है, उनसे पीछे क्यों मुकर रही है? क्या केवल वो जनता का पैसा लेना चाहती थी? क्या वो केवल जनता के भावों से अभी तक खेलती रही है? इस महामारी ने देश के सबसे प्रसिद्ध होने का गौरव प्राप्त करने वाले नेता की पोल खोलने का पूरा काम किया और आगे कर रही है। ये सरकार केवल कागजों पर ही चल रही थी, ये सरकार केवल माइकों पर ही चिल्ला रही थी। अभी हाल ही में इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन उस 20 लाख करोड़ का पैकेज धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला प्रश्न तो ये बन जाता है कि अभी तक पूरे विश्व में 61 लाख कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों का कोरोना से मुफ्त इलाज करवा दिया। आखिर कहाँ मुफ्त इलाज करवा दिया? जब संख्या नहीं है 1 करोड़, तो 1 करोड़ की धनराशि आखिर कहाँ दी गई? क्या इस पर सरकार जवाब देगी? क्या इसको सरकार स्पष्ट करेगी कि 1 करोड़ की राशि कहाँ खर्च की गई? भारत सरकार ने देश में मरते हुए लोगों पर दुख व्यक्त करने में असंतोष जताया। मोदी जी ने अपनी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष का जश्न खुलकर मनाया। क्या देश में लोग मर रहे हैं, इस जश्न की आवश्यकता थी? लेकिन कौन इन्हें बताएगा? वही बात है कि चूहों को बार बार बिल्ली खा रही थी, तो उनके गली में घंटी कौन बांधे? तो अब 2 महीने से भी अधिक समय से तमाम बंदिशों में जी रहा उत्तर प्रदेश अब लॉकडाउन से बाहर निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्य लॉकडाउन से बाहर आने वाले हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलते हुए राज्य सरकार ने दुकान, बाजार, मंडी, शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल और परिवहन सहित सभी आर्थिक गतिविधियों को अनलॉक यानी बंदिशों से मुक्त कर दिया है। हाँ, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के पालन जैसी शर्तों के साथ जिंदगी फिर पहले जैसे ढर्रे पर होगी। मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर अब तक 4 लॉकडाउन और अब 5वां लॉकडाउन। 2 लॉकडाउन तक तो सख्ती देखने को मिली, तीसरा और चौथा लॉकडाउन पूर्णतः ढील जैसा रहा। और उस 3 और 4 लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने शराब के ठेके खोलकर देश को चौंका दिया। शराब के ठेके खुलने से कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कूल खुलने की बात की गई तो स्कूल से दूर हट गए। आखिर वो देश को अज्ञानी बनाने पर तुले हुए हैं। कुछ रियासतों पर अभी सरकार का मंथन चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए 30 जून तक की गाइडलाइन रविवार को मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जारी कर दी है।
अब सभी सरकारी कार्यालयों से 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन स्टाफ को 3 पालियों में बांटकर बुलाया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी पाली सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट दी जाएगी। पहला चरण और दूसरा चरण इनके राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को जुलाई में भारत सरकार के संभवतः दिशा निर्देश के अनुरूप खोला जाना प्रस्तावित है। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक, रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक, सब्जी व फल मंडियों को प्रातः 8 से शाम 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में भी कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगनी होगी। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खुलने की अनुमति होगी कि कोई बैठकर नहीं खाएगा। मिठाई की दुकानें तो बहुत चौथे ही चरण में खोल दी गई। पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि के लिए शारीरिक दूरी व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। खेल परिसर और स्टेडियम खोले जाएंगे, लेकिन उनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। 9 से रात्रि 9 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों को इस प्रकार से खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलें और शारीरिक दूरी व अन्य सभी निर्देशों का पालन हो। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल व जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर व्यवस्था बनाएंगे। इसके आदेश जिला स्तर पर ही जारी होंगे। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स और इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले सभी व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो बिक्री नहीं की जाएगी। सुपरमार्केट यदि खुलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों की तरह उन पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन की शर्तें लागू होंगी। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी व अनावश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। सभी सुरक्षा उपकरणों व प्रशिक्षण के बाद अस्पताल खोलने की अनुमति दी जाएगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानों को शारीरिक दूरी और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने यदि कार्य करने वाले स्टाफ को फेस शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार एक ही प्रयोग हो। री-स्टोर्ड वेंडर, पटरी व्यवसाय का सुरक्षा के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। ई रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी यात्री बैठाए जाएंगे। सभी यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना आवश्यक होगा। वाहनों में सैनिटाइजेशन पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। यही व्यवस्था निजी कारों के लिए भी होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। सवारों को हेलमेट, मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलाए जाए। चालक, परिचालक को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी फेस कवर, मास्क पहनना होगा। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंतर व्यवसायों का माल व आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सभी प्रकार के माल परिवहन, खाली ट्रकों सहित को अंतर्राज्यीय परिवहन और पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। सिटी बस सेवा का संचालन भी सुरक्षा की शर्तों के साथ होगा। सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवर कोविड ऐप के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसी दौरान देश के फिल्मों में एक अभिनेता जो हमेशा डॉन का रोल, मतलब कह सकते हैं गुंडे का रोल अदा करता है, वो आज देश के लिए असली हीरो बनकर उभरा है। उसने अपने पर्सनल खर्चे पर हजारों परिवारों को गांव और घरों तक पहुंचा दिया है। यहाँ तक उसने अपने पर्सनल खर्चे से व्यक्तियों को एरोप्लेन के माध्यमों से घर तक पहुंचाया है। खुद के उन्होंने होटल और व्यवसाय गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए खोल दिए और एक नंबर जारी किया। उस नंबर पर कॉल करते ही उनकी टीम
पूरी तरह से लग गई। ऐसे एक्टर और अभिनेता वास्तव में देश का असली हीरो है, जिसने अपनी कमाई पूंजी को देश के भले में लगाने का पूरा प्रयास कर दिया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। उस महान एक्टर और अभिनेता का नाम है सोनू सूद, जो आज चर्चा में बने हुए हैं। इसके बाद बिग बी के नाम से फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन फिर बाद में सामने आए। उन्होंने भी अपनों को जनता में समर्थन करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सोनू सूद उस समय जनता के बीच आए जब वास्तव में जनता को ज़रूरत थी। सोनू सूद ने कई गरीब परिवारों को उनके परिवार से मिलवा दिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक्टर होना नसीबों में से एक होता है, और जिस जनता ने देश को अपना सुरक्षा और अपना अधिकारी मानकर वोट देकर चुना, उसने केवल इतना कहा कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती मजदूरों की पीड़ा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लोग जिस तरह से हुए उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा है, मोदी जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं पूरा। प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने परोक्ष रूप से पूर्वी भारत को वाह मोदी जी वाह। कोरोना से बचने के लिए आपने प्राणायाम, योगा को साबित कर दिया। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ लोग घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, सड़कों पर कट रहे हैं, और आप योगा की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो वो योगा कर पाएगा? जब व्यक्ति को भरपेट एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या वो कायदे से बैठ पाएगा? जब व्यक्ति को खाने के लिए कुछ उपलब्ध ही नहीं है, सरकार केवल वादे देकर ही उसको ज़िंदा रखना चाहती है, तो ये योगा तो सिर्फ आपके लिए है, गरीबों के लिए नहीं। गरीब का योगा तो उसका श्रम है। श्रम मतलब काम है, वो श्रम करके ही अपना योगा पूरा करता है। गरीब श्रम करते हुए जीना जानता है, लेकिन आपकी सरकार और आपकी मंत्री और आपके लोग केवल बातों से ही हमारा पेट पालना चाहते हैं, हमें बातों से ही योगा कराना चाहते हैं। भाई, योगा करने के लिए पहले हमें भोजन दें, पहले हमें अच्छी सुविधाएं दें, फिर हम योगा पर विचार करेंगे। नज़रअंदाज किए जाने की नीति पर सवाल खड़ा कर दिया। रविवार को मन की बात में मोदी जी ने कहा कि कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी, उनकी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पीएम ने कहा, हमारे श्रमिकों की पीड़ा, हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं, जिस हिस्से में ग्रोथ इंजन बनाने की क्षमता, जिसके श्रमिकों के बाहुबल क्षेत्र में देश की ऊंचाइयों पर ले जाने की सामर्थ्य है, उस हिस्से का विकास आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि उन्हें मौका मिला तब से उन्होंने पूर्वी भारत में विकास की प्राथमिकता दी। लॉकडाउन से बाहर निकलकर पूरा देश अब अनलॉक के स्तर पर बढ़ गया है, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में मन की बात में प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही आगाह किया कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, खतरा अभी टला नहीं है, इसे सावधानी से ही रोका जा सकता है। कोरोना काल में अलग अलग स्तर पर लोगों ने जिस तरह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की, पीएम ने उसका उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री जी, आप किस उल्लेख की बात कर रहे हैं? देश मर रहा था तब आप कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी, आपने एक फंड बनाया, पीएम केयर फंड। उसमें आपने देश के सांसद, विधायकों और यहाँ तक पर्सनल व्यक्तियों के माध्यम से देश की मदद के लिए रुपया जमा करा लिया, लेकिन उसका ऑडिट कराने से आप पीछे हट रहे। आखिर जी, आप देश को ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि देश में टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है, और टेक्नोलॉजी यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दी है, जिसका लोग अब भली भांति जानना और समझना सीख रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज आप प्रधानमंत्री बने, और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज गरीब प्रवासी मजदूर मरने को मजबूर भी हुआ, और वही टेक्नोलॉजी अब गरीब प्रवासी मजदूरों को बता भी रही है कि जिसको हमने अपनी रक्षा के लिए चुना, उसने हमें आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया। अरे आत्मनिर्भर तो हमारे पूर्वज और हम और हमारे आने वाली पीढ़ी आत्मनिर्भर ही रहेगी। आत्मनिर्भर होने से देश आगे बढ़ता है, लेकिन आप किस आत्मनिर्भर की बात कह रहे, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार और भाजपा की मिलीजुली सरकार है, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा हताश करने वाला राज्य बना। बिहार ने अपने
प्रवासी मजदूरों को आने के लिए मना कर दिया, उनको लाने के लिए रोक दिया, कहा कि हमारे राज्य में क्षमता नहीं है। अरे तेजस्वी यादव हर तरीके से और उनकी टीम हर तरह से गरीब प्रवासी मजदूरों के सेवा भाव के लिए लगी हुई है और निरंतर जारी है। उन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर पर एक संदेश डाला कि राहत कार्य सामग्री बंद न की जाए, भले ही आप वोट ले लें, लेकिन राहत सामग्री कार्य को बंद करने का आदेश ना दें, क्योंकि राहत सामग्री वोट को देखकर हमारी टीम नहीं दे रही है। केवल गरीबों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम राहत सामग्री दे रही है। दूसरी ओर हमारे उत्तर प्रदेश के युवा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद यादव जी पूर्णतः से उत्तर प्रदेश को संभाले हुए हैं। अगर अखिलेश सरकार ने योगी सरकार को एम्बुलेंस और अस्पताल और अच्छी सड़क सुविधाएं नहीं दी होती तो आज उत्तर प्रदेश लाचार और मजबूर होकर मर रहा होता। लेकिन योगी सरकार कुछ कहने की बजाय इन्होंने भी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, प्रदेश की बॉर्डर सील कर दिए। आखिर ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि योगी सरकार ने लोगों को मजबूर किया पैदल चलने के लिए। अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। पैदल घर लौटने पर मजबूर उत्तर प्रदेश की जिस गरीब गर्भवती महिला को सरकारी उपेक्षा व हृदयहीनता के कारण सड़क के किनारे ही प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसे सपा की तरफ से तत्काल सहायता राशि दी गई थी। अब समाजवादी पार्टी जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए उन तक 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। जिस मासूम को इतनी कम उम्र में ही इतनी भयावह परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, उसके जीवन में कुछ सकारात्मक घट सके, इस आशा के साथ हम इस बच्चे के माता पिता तक 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। वो जानती है कि ये बचपन का खेल नहीं है। सरकार से हार कर एक 15 वर्षीय लड़की निकल पड़ी है। अपने घायल पिता को लेकर सैकड़ों मील के सफर पर दिल्ली के दरभंगा। आज देश की हर नारी और हम सब उसके साथ हैं। हम उसके साहस का अभिनंदन करते हुए उस तक 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संबंध में हजारों एफआईआर हो रही हैं, जिससे ऐसा लगने लगा है कि ये लोग चिकित्सीय नहीं बल्कि कोई आपराधिक समस्या है। क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली व उनके प्रति भाजपा सरकार की भावपूर्ण क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली व उनके प्रति भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से लोग यहां जाने से डर रहे हैं। भाजपाई अपना संकीर्ण चश्मा बदलें। भाजपा के प्रवक्ता ने चैनल पर कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का दायित्व केंद्र सरकार का नहीं है। वो भूल रहे हैं कि प्रत्येक मजदूर भारत का नागरिक है और नागरिकता केंद्र का विषय है। अगर भाजपाई वकील प्रवक्ता इतने अनभिज्ञ हैं तो वो राजनीति व वकालत दोनों के लिए अनफिट हैं। अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी भाजपा कमजोर लोगों पर अत्याचार करने से चूक ही रही है। गरीबों मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और उन्हें घर तक न पहुंचाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। अति निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार खुद अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे कि इस बदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने के लायक हैं। आम जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50 हजार बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं तो प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है। ये कैसा हठ है? बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की तार्किक मांग तब ही सार्थक होगी जब कोरोना की जांच हो और स्वास्थ्य कर्मियों को चारोत्तिक सुरक्षा तथा जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मिल सके। नकदी की समस्या को खत्म करने के लिए बैंकों के साथ गांव, मोहल्ले, कॉलोनी स्तर पर व्यवस्था करनी होगी। दूरदर्शी व्यवस्थाओं का महत्व आपदा के समय ही
समझ आता है। नाम या नंबर बदलने पर कोई भी इनसे जिनकी सहायता होती है व जिनका जीवन बचता है, वे सदैव इनके पीछे के मूल प्रेरक को ही याद करते हैं। ऐसी जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं की सफलता देखकर अपने कार्यों के प्रति बेहद संतोष होता है व खुशी भी। कोरोना काल में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राशन वितरण व जनता की सहायता करने पर उन पर भाजपा सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाना अमानवीय व निंदनीय है। कंप्यूटर के सामने दिखावा की समीक्षा करने से हालात नहीं सुधरेंगे। सत्ताधारियों को सड़क पर उतरकर सपा की तरह सीधी सेवा करनी होगी। मुंबई में हजारों लोगों के सड़कों पर आकर घर लौटने की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करे व केंद्र के साथ मिलकर महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को निकाले। अब अमीरों को जहाज से विदेश से ला सकते हैं तो गरीबों को ट्रेन से क्यों नहीं। शासन प्रशासन से अपील है कि वे राशन वितरण के मामले में आ रही अनियमितताओं का तुरंत संज्ञान लें और समुचित समाधान दें। अब उत्तर प्रदेश के हर गांव कस्बे में ये प्रश्न उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के मामले में भाजपा सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। जनता के आक्रोश के डर से भाजपा के शर्मसार कार्यकर्ता मुंह छिपाए बैठे हैं। लॉकडाउन के समय जरूरी नहीं है कि हर गांव गरीब राशन वितरण केंद्रों तक पहुंच पाए, इसलिए सपा के कार्यकर्ता स्वास्थ्य निर्देशों का अनुपालन करते हुए दूरस्थ बस्तियों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। आज सवेरों की बस्ती में सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना से पीड़ित होकर मानवता की सेवा में अपने कर्तव्य को निभाते निभाते जन निछावर करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी व अन्य सभी कर्मियों को कोरोना शहीद का दर्जा दें। चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली ICMR को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई उसके परिणाम कितने सटीक थे। असंवेदनशील केंद्र सरकार व रेलवे मुंबई के मजदूरों की ट्रेन चलाने की पुकार ना जाने कब सुनेगी। संकट के समय मजदूर भावात्मक रूप से अपने घर में और घरवालों से दूरी महसूस कर रहा है। गुजरात में कोई जगह अशांति है। देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो भाजपा सरकार के बंधक बन गए हैं। पूरे देश में भाजपाई ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए, जबकि देश में बेबस मजदूर अपनी टिकट दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है। गरीब विरोधी भाजपा का अंत शुरू हो रहा है। मुश्किल में अपना घर बहुत याद आता है, जाने दो हमको वतन, कोई हमें बुलाता है। अमीरों को विदेश से वापस लाने का रिकॉर्ड बनाने की चाह रखने वाले अगर देश में गरीबों को मुफ्त में वापस लाने का रिकॉर्ड बनाए तो कितना अच्छा हो। मजदूर विरोधी भाजपा सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, जबकि इससे श्रमिक शोषण बढ़ेगा तथा साथ में श्रम असंतोष औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। सच तो ये है कि औद्योगिक शांति निवेश का सबसे आकर्षण शर्त होती है। 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाली सत्ताधारी आज बेघर भटकते भूखे प्यासे लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि सड़कों पर उतरी जनता ने सर्वशक्तिमान होने का दम भम रखने वाले एक से एक बड़ों को पैदल कर दिया है। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबर दिल दहलाने वाला है। मूलतः ये वो लोग हैं जो घर चलाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक को 10 लाख रुपए की राशि दे। इस आपातकाल में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए और दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार ऐसी परिस्थितियों में भी उन बच्चों तक को प्रताड़ित कर रही है जो आत्मनिर्भर बनकर 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज एक दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा आया है कि भारत कोरोना के पीड़ितों के मामले में चीन से भी आगे निकल गया। जिस प्रकार सड़कों पर अफरा-तफरी मची है, उससे साबित होता है कि समाज में दूरी पैदा करने वाला भाजपा सामाजिक दूरी जैसे निवारक उपायों को भी लागू करवाने में पूर्णतः असफल रही है। लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालत में भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे व्यवस्थित कहती है तो फिर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। कहीं गौशाला तक में लोग रोके राखी जा रहे हैं तो कहीं सीमाओं पर बच्चे बिलख रहे हैं। क्या इसी नए रूप रंग की बात हुई थी? कोरोना में सरकारी बद इंतजामी की वजह से बात हवाई चप्पल पहनने वालों से भी आगे जाकर नंगे पांव सड़कों पर चलने पर मजबूर लोगों तक पहुंच गई है। देश के सीमांत क्षेत्रों से चीन के सैन्य घुसपैठों की खबरों की सत्यता व वस्तुस्थिति से सरकार पूरे देश को अवगत कराए और अपना पक्ष व स्थिति जनता के सामने रखे। सरकार सुनिश्चित करे कि कोरोना के संकट काल में प्रतिरक्षा व विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर कोई देश का अवांछनीय लाभ न उठा सके। आयुष मंत्रालय की ओर से टीवी पर दिखा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए काढ़े व च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। यदि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय है तो संकट काल में सरकार इसकी मुफ्त में आपूर्ति करे। आयोग सेतु का उपयोग करने पर ये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएं तो लोग प्रोत्साहित होंगे। अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले से ही है। चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या श्रम का विषय जो है उसका उपयोग ना करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बताने का प्रयास क्यों? ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का तरीका, जन धन का अपव्यय है। मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीति गणित के हिसाब से मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50% व अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं तो फिर 25 लाख लौटे कोरोना को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। कोरोना काल में प्रशासनिक स्थायित्व की आवश्यकता सामान्य काल से अधिक है। ऐसे में एडीजी और आईजी स्तर के 10 उच्च अधिकारियों का तबादला करने के मनोबल को गिराने का काम है। सरकार अपनी नीतिगत असफलताओं व केंद्र के राज्य के बीच में समन्वय की कमी से बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप अधिकारियों पर लगा रही है। अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को संविधान प्रदत्त आरक्षण न दिया जाना ओबीसी के साथ अन्याय है। इस संदर्भ में सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। आशा है रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की अपनी मृत मां को जगाने की विचलित करने वाली तस्वीरें देखकर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब कोई ट्रेन में भूख प्यास से ना मरे। मुंबई गुजरात में अभी भी घर लौटने के लिए व्यथित लोगों की सहायता के लिए सरकार राजनीति से हटकर सच्ची मदद करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया भुगतान, बच्चों की फीस न दे पाने और घर न चला पाने जैसी समस्याओं की खबरें आ रही हैं। अब चीनी मिलें किसानों पर एक हफ्ते में के अंदर ही कटाई व दबाव डाल रही है, जो कोरोना संकट काल में संभव नहीं है। कोरोना काल की आर्थिक तंगी से उपजे अवसाद के कारण युवाओं की आत्महत्याओं की खबरें बेहद दुखद हैं। आज सरकार की असंवेदनशीलता व दिशाहीन नीतियों की वजह से जो निराशा फैल रही है वो चिंता का विषय है। अपने संकल्प व सच्चे नेतृत्व से जनता में विश्वास जगाए रखना भी सरकार का ही दायित्व होता है। आग्रह है कि नेपाल भारत की सीमा के जन्मे बॉर्डर और मुंबई से उत्तर प्रदेश आ रही ट्रेन में जन्मे लॉकडाउन व अंकेश के भविष्य में भी कोई एक चिट्ठी लिखे। पिछले 6 वर्षों में हुई देश की बदहाली के लिए सरकार चिट्ठी नहीं श्वेत पत्र जारी करे। पुलिस और कानून व्यवस्था संभालने व संवारने के बजाय जब आज के संकट काल में भी प्रदेश के सत्ताधारी विपक्षियों के ऊपर झूठे केस ठोकने पर व्यस्त है तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो ही जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश शासन की शून्यता से गुजर रहा है। ये सच है कि बुनियादी कभी दिखती नहीं।
ये दिखती नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ दिखावा घात है। कोरोना काल के संकट के समय में ये वो चेहरा है जिस पर आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के युवाओं को एक भरोसे की राजनीति के रूप में केंद्रित होता जा रहा है। अखिलेश सरकार युवाओं की सबसे चहेते चेहरों में से एक हो गई हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के कोष को प्रवासी मजदूरों के लिए पूर्णतः खोल दिए हैं और समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं, ये ज़मीनी हकीकत पर दिखाई देने लगा है। समाजवादी जो पहले कहते थे कि उनका काम बोलता है, वास्तव में कोरोना संकट काल में उनका काम बोलता। अनलॉक के पहले ही दिन खुलकर सड़कों पर निकले लोग। अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होते ही अन्य गतिविधियां तेज हो गईं। सोमवार को कई जिलों में लोग पहले ही दिन सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर निकले। कुछ लोग दुकानों पर खरीदारी में व्यस्त दिखे तो तमाम दुकानदारों ने दुकानों की साफ सफाई की। राज्य के भीतर बसों का संचालन भी शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन कम यात्री अड्डे पर पहुंचे। औद्योगिक इकाइयां भी शुरू हो गईं। स्टेशनों पर ट्रेनों की भी आवाजाही बनी रही। कानपुर में बसों का आवागमन सामान्य होने लगा है। सोमवार को सुबह 7:45 बजे गोमती एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई। वाराणसी में अनलॉक 1 के तहत सोमवार को सभी दुकानें खुली, लेकिन नई व्यवस्था के तहत ऑड इवन की तर्ज पर वाराणसी में सड़क के एक तरफ की दुकानें और दफ्तर खुले। बस स्टैंड पर बनारस आने और यहां से गंतव्य को जाने वालों की भीड़ रही, लेकिन मंदिर और घाटों पर पुलिस का पहरा लगा रहा। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर चहल पहल रही। आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, मऊ, बलिया में भी यही हाल रहा। गोरखपुर व बस्ती मंडल में अनलॉक के पहले दिन लोग सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर निकले तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भूल गए। रोडवेज बसों का सामान्य संचालन शुरू हो गया, हालांकि यात्रियों की संख्या कम दिखी। 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में बंदिशों में काफी ढील के बाद देश में जनजीवन ने रफ्तार पकड़ी। सोमवार को ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आईं तो बसों ने फर्राटा भरा। बाजार गुलजार हुए तो लोगों ने भी अपने निजी वाहन निकाले। कुछ खरीदारी की तो कुछ जायजा लेने ही निकल गए। इस दौरान शारीरिक दूरी और अन्य नियमों का ख्याल रखा गया। करीब 2 महीने तक वीरान रहने वाले रेलवे स्टेशन और बस अड्डे लोगों से भरे भरे नजर आए। हालांकि राज्यों ने अंतरजनपदीय परिवहन को अनुमति दे दी है, लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही को लेकर राज्य अभी एक मत नहीं है। झारखंड और उत्तराखंड में स्थिति यथावत ही रही। दोनों राज्य 8 जून के बाद ही बंदिशें कम करने का पर कोई फैसला लेंगे। सभी राज्यों में कंटेनमेंट जोन पूरी तरह बंद नजर आए। हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन 4 के दौरान ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ढील देने की घोषणा की थी। तब समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन क्यों इतने जल्दी भारत सरकार ने खोल दिया। इसके पीछे लॉकडाउन के बढ़ते हुए संक्रमित नहीं कि कुछ राज्यों के उपचुनाव के पर सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है और चुनाव कराने के लिए लॉकडाउन 5 में ढील देने का अंतर दिया गया है। इस लॉकडाउन में देखने को मिला विपक्ष पर बार बार जमातियों के नाम से हमले किए गए, लेकिन उन हमलों के पीछे जमाती आए कहां से, इस पर कभी सरकार ने चर्चा नहीं की। सरकार के कुछ अंधभक्तों ने पूरा प्रयास किया कि लॉकडाउन के दौरान हिंदू और मुस्लिम मुद्दे को बनाकर पेश किया जाए। जानबूझकर सरकार ने कोई मदद नहीं की जिससे लोग पलायन कर जाएं। आज वही सरकार सबसे आगे खड़ी दिखाई दे रही है और इंटरव्यू में कह रही है कि विपक्ष ने कोई मदद नहीं की। इतना झूठ भी मत बोलिए कि उन लोगों ने स्पष्ट देखा है। विपक्ष के नाम पर विपक्षों को तो आपने गाड़ियों से और खाना बांटने के लिए परमिशन भी नहीं दी। विपक्षों ने जो खाने बांटने की व्यवस्था की, आपने आंखें बंद करके उन पर मुकदमे लगाए। और जो अब सरकार ये कहती घूम रही है कि हमने बसें चलाई, हमने ट्रेनों को चलाया। क्या ये बसें और ट्रेनें जब लॉकडाउन लगा था तब नहीं चल सकती थी?
उसके 2 महीने बाद क्यों चलाया, जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर मर गया, ट्रेनों से कट गया, भूख से लड़कर हर जिंदगी को हार गया, उसके बाद आपने ट्रेनें चलाई। उन चलाने के साथ आपने मजदूरों से पैसे भी लिए, किराया भी वसूल किया। सरकार, अब जनता सब जानती है। अब जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉकडाउन लगाने से पहले एक गाइडलाइन जारी कर देते कि देश को आज लॉकडाउन की आवश्यकता है। आप कुछ तो समय देते, कुछ समय देते, 10 या 5 दिन का पहले आप समय दे देते प्रवासी मजदूरों को और कहते कि आप सभी लोग अपने सुरक्षित घरों पर पहुंच जाएं, लॉकडाउन लगेगा, इसका कोई समय नहीं होगा खुलने का, तो लोग अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच जाते। लेकिन आपने वो भी समय नहीं दिया, क्योंकि मार्च में आगरा के पहले केस यूपी में कोरोना संक्रमण की दस्तक हुई, तब इलाज की व्यवस्था नहीं की, उस मरीज को दिल्ली भेजना। 2 जून से प्रभावी नई गाइडलाइन सोमवार को जानकारी दी। जनपद के सभी बाजार रात्रि 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। यह बाजार पूर्व की व्यवस्था दाएं बाएं के काम में एक दिन खुलेंगे। इसके अलावा धारा 144 9 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह गाइडलाइन 30 जून तक प्रभावी रहेगी। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु: कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग एवं स्वच्छता के कार्य होंगे। सरकारी कार्यालय 100% उपस्थित के साथ खुलेंगे। सुपरमार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है। नई मंडी रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक खुलेगी। सब्जी का रिटेल वितरण प्रातः 6 से 9 बजे तक होगा। शहरी में क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगेगी। शासन के निर्देशानुसार जिला अस्पतालों में तो सैंपल लिए जा रहे हैं, वहीं गांव में पहुंचे प्रवासी या जिन लोगों की खांसी जुकाम में किसी प्रकार की दिक्कत है, उनकी मेडिकल मोबाइल यूनिट के द्वारा सैंपल लिया जाएगा। अखबार पढ़ने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। परिवार सहित नियमित अखबार पढ़ने वालों से की तो सभी ने एक सुर से अखबार से कोरोना वायरस फैलने को नकारते हुए महामारी से बचाव के लिए बताए गए नियमों पर स्वच्छता का पालन करने पर जोर दिया। अखबार प्रेस से ही सैनिटाइज करके वितरकों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसमें कोरोना वायरस होने की शंका अनावश्यक है। चीन से लेकर अन्य सभी कोरोना प्रभावित देशों में अखबारों से कोरोना वायरस फैलने की बात सामने नहीं आई है। अखबार अभी भी समूचे विश्व में पढ़ा जाता है। इसी के साथ जिन घटनाक्रम को विस्तार से जानने की जिज्ञासा होती है, वह अखबार के माध्यम से प्राप्त होती है। इंटरव्यू में दिए गए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट रूप से विपक्ष को नकार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। आप एक संत होकर, आप एक बाबा होकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर प्रवासियों ने खुलेआम देखा है, जो सरकार नहीं कर पा रही थी वो मदद विपक्ष ने की है। विपक्ष ने खुलेआम लाल टोपी लगाकर खाना बांटा है। विपक्ष ने खुलेआम जनमानस भाव के रूप में प्रवासियों की मदद की है। जब आप तक ये खबर पहुंची तो आपने उन जनमानस सेवा करने वाले लोगों पर बेजोड़ मुकदमे लगवा दिए, और तर्क ये था कि आपको किसने परमिशन दी है खाना बांटने के लिए, किसने अनुमति दी है खाना बांटने के लिए। एक ओर प्रवासी मजदूर मर रहे थे और आपको खाना बांटने की अनुमति देने की गाइडलाइन पर काम कर रहे थे। क्या जो खाना आपके लोग दे रहे थे, क्या उनके खाने में ऐसा क्या था कि जो विपक्ष खाना दे रहा था वो खाना शुद्ध नहीं था? जिससे योगी चाहते तो सभी को सुरक्षित लाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी एम्बुलेंस सेवा जो आज योगी सरकार जगह जगह पर भेज रहे हैं, ये हमारी सपा सरकार की ही देन है कि अब उनका काम बोल रहा है। हमारे बनाए हुए हॉस्पिटल जहाँ पर योगी सरकार दौरे कर रही है, कुछ तो हमने किया है, लेकिन योगी सरकार वहाँ सब जगह अपना ही क्रेज लेना चाहती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पूर्णतः से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में लाल टोपी लगाकर सेवा भाव से लगे हुए हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि जो व्यक्ति लाल टोपी लगाकर सेवा भाव कर रहा है वो स्वयं में अखिलेश है। आज इस लॉकडाउन के दौरान युवा चेहरा के रूप में सबसे तेजी से उत्तर प्रदेश में अगर कोई चेहरा उभर कर बाहर निकला और निकल रहा है तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव को विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर मिली, लेकिन उन्होंने उस विरासत को अपने जनता के लिए जिया है। उन्होंने अपने पूरी राहत सामग्री और अपना परिवार और धन पूर्णतः प्रवासियों को
सेवा भाव में लगा दिया है। अभी भी समाजवादी अपनी सेवाओं से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके ऊपर फर्जी केस, मुकदमे और खाना बांटने के जुर्म में सरकार ने जेल भेजने का जो समाजवादियों का काम किया, लेकिन समाजवादी भी निडर हैं सेवा भाव से। उन्हें केसों से कोई डर नहीं लगता, उन्हें केसों से कोई अंतर भय भी नहीं लगता। वो केवल समाज सेवा करना चाहते हैं और लाल टोपी लगाकर समाज सेवा करने पर लगे हुए हैं। इसको देखते हुए भाजपा सरकार केवल ये चाहती है कि विपक्ष को हम इतना नीचे गिरा दें कि आने वाली पीढ़ी ये समझे कि विपक्ष ने लॉकडाउन के समय कोई काम नहीं किया। लेकिन भाजपा सरकार भूल रही है कि काम को दबाया नहीं जा सकता, काम को छिपाया नहीं जा सकता। वो आगे आएगा और आता रहेगा। 8 दिन पहले का बकाया है। गोंडा के मैजापुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर श्रमिक स्टेशन रुकी। कुछ यात्री लाइन के किनारे तालाब की ओर दौड़ पड़े। कोई अंजुल में गंदा पानी लगा तो कोई खाली बोतलें भरने लगा। तालाब में भैंसों को नहला रहे कपूरपुर गांव के 27 तकिया मौजे के लोग यह दृश्य देखकर हस्तप्रद रह गए। उनकी जवानी प्रवासी मजदूरों की यह दर्दनाक कहानी पूरे गांव की चौपाल तक पहुंची। प्रवासियों की पीड़ादायक अनदेखी देखकर सुनकर हर किसी का कलेजा पसीज गया। निर्णय हुआ कि अब किसी प्यासे को इस तरह गंदे तालाब से प्यास बुझाने को मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। गांव वाले पॉलीथीन, शीशी, बोतल व डिब्बे में पानी भरकर आउटडोर पर आ खड़े हुए। जब कोई भी ट्रेन नजर आती तो ये लोग फुर्ती से प्रवासियों तक पानी पहुंचाने में जुट जाते। कपूरपुर के लोगों को इस सराहनीय मुहिम के बगल के गांव मैजापुर और हलधरमऊ के लोगों को भी जुड़ गए। 2 दिन पहले जहां पानी दिया जा रहा था, अब वहां भोजन, लहिया और पानी बंटने लगा। तीनों गांवों के लोग अब आउटर से स्टेशन तक करीब 1 किलोमीटर के बीच 6 शिविर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने पर ये लोग दोनों तरफ से उसे कवर कर लेते हैं। फिर पूरी फुर्ती के साथ हर प्रवासी मजदूर परिवार की भूख और प्यास बुझाने का काम शुरू हो जाता है। गांव वाले आवाज़ देकर यात्रियों को निःशुल्क पूड़ी, सब्जी, छोले चावल, तहरी, बिस्किट, फल, पानी, लैया, चना, बतासा का पैकेट मुहैया कराते हैं। अब पूरे इलाके में इन 3 गांवों के इस प्रयास की प्रशंसा हो रही है। सांसद सुबह 6 बजे से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों की सेवा की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर रात 8 बजे तक लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग के इस स्टेशन से होकर गुजरने वाली करीब दर्जन भर ट्रेनों में सेवा का सिलसिला अनावरत चलता है। शिविर के लिए पुरुष खाना बनाते हैं तो महिलाएं व बच्चे पैक करते हैं। 4 चरण के लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने अनलॉक 1 की ओर से कदम बढ़ाया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई। इसलिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बहुमंजिला भवन और कार्यस्थल के लिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। एक भी केस कोरोना संक्रमण का सामने आने पर संबंधित मोहल्ला या टावर, बहुमंजिला इमारत को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। सिंगल केस मिलने पर 250 मीटर की रेडियस में पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो, 1 से या ज़्यादा केस होने पर कलेक्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन और उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा। आवासीय बहुमंजिला भवन या टावर वाली सोसाइटी में यदि एक ही फ्लोवर या एक सक्रिय केस हो, ऐसे टावर या बहुमंजिला भवन को कंटेनमेंट घोषित किया जाएगा। यदि एक सोसाइटी में 1 से अधिक टावर में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसाइटी में संबंधित टावर व सार्वजनिक प्रयोग के स्थान जैसे पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि को कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा। ऐसे संस्थान जहां मरीज काम करता हो तो संक्रमणों के प्रसार रोकने के लिए उद्देश्य सैनिटाइजेशन के लिए 24 घंटे के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जहां सिंगल केस है वहां पर राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी, यदि गांव में 1 से अधिक केस हैं तो राजस्व ग्राम से संबंधित मजरे की आबादी कंटेनमेंट जोन में होगी। इस गांव के इर्द गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व गांवों के मजरे बफर जोन में जाएंगे। इस लॉकडाउन प्रक्रिया में लॉकडाउन देश में मायावती का रुख कुछ समझ में नहीं आया। मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन पर भाजपा को बचाने का पूरा प्रयास किया है। लोग समझने को
तैयार नहीं हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो हमेशा भाजपा को धुरी पर रखकर राजनीति करती हो, इस समय वो लॉकडाउन के समय भाजपा के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। ये वही भाजपा है जिसके समय में लोग सड़कों पर भूख से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, ट्रेनों से कट रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मरने को मजबूर हैं। और ये वही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। आखिर क्यों? क्या इनको डर लग रहा है कि आने वाले समय में बसपा पूर्णतः खत्म हो चुकी है? क्या बसपा का जनाधार उसके पास नहीं बचा है? ये हड़बड़ाहट आखिर क्यों? कोरोना संक्रमण के बाद चीन छोड़कर आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा करने के बजाय भारतीय उद्योगों को ही प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हुए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर MOU, हस्ताक्षर और घोषणाओं आदि का छलावा अभियान फिर से आरंभ करने का आरोप लगाया। ये आरोप लगाती भी हैं और दूसरी तरफ उस सरकार को बचाती भी हैं। लगता है कि बहन जी को पूर्णतः आभास हो चुका है कि उनका धरातल का बेसबोर्ड भी उनके हाथ से निकल चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के भय से अपने भी दूरी बना रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला जो अपने लोग हैं, अपने लोगों से भी दूरी बनाते जा रहे हैं। इसका उदाहरण दमदम क्षेत्र में तब देखने को मिला जब सांस लेने में दिक्कत के चलते एक युवक की शनिवार रात में मौत हो गई। ऐसे में रिश्तेदार सब सड़क किनारे छोड़कर भाग निकला। मुंबई से आकर क्वारंटाइन हुए परिवार वाले जानकारी देने पर भी नहीं पहुंचे। रानीगंज क्षेत्र के दमदम गांव का एक युवक 27 मई को मुंबई से लौटा था। होम क्वारंटाइन के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसका रिश्तेदार उसके एक बेटे के साथ उसे निजी वाहन से SRN अस्पताल प्रयागराज ले गया। वहां से प्रतापगढ़ में कोविड अस्पताल होने के कारण वहीं ले जाने को कहा गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार कोरोना की आशंका में मौत होने की सोच कर सबको उसके घर के नजदीक सड़क किनारे छोड़कर चला गया। मृतक का बेटा वहां रात में रहा। पत्नी, बेटे और अन्य लोगों की रात में जानकारी दी गई लेकिन कोई नहीं आया। प्रशासन की टीम को सूचना दी गई लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बाद मामला मिलक के एक बच्चे की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। कोरोना से मौत की जानकारी मिलने पर मां बाप की ममता ने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों बेटे की लाश वहीं छोड़ आई। एम्स के डॉक्टर ने जिलाधिकारी को फोन कर मामले से अवगत कराया तो उन्होंने SDM मिलक को दंपति की तलाश कराई। लाश लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई लेकिन बच्चे के मां बाप ने लाश लेने से इनकार कर दिया। मिलक के भैंसोड़ी शरीफ गांव निवासी बाइक मैकेनिक के 9 माह के बेटे के सिर में पीछे की और गांठ थी। यहां उपचार के बाद चिकित्सीय सलाह पर एम्स में भर्ती कराया गया। वहां 26 मई को बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद बच्चे की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई। मां बाप लाश को वहीं छोड़कर आ गए। जिलाधिकारी आनंदजय कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को एम्स की ओर से उनके पास फोन आया कि उनके जिले का एक बच्चे की लाश यहां रखी है। उसके माता पिता लाश छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद उन्होंने SDM मिलक से मामले की छानबीन कराई और बच्चे के माता पिता से संपर्क करने को कहा। SDM ने दोनों को अपने बुलाया बुलाया। शव लाने के लिए एम्बुलेंस लाने की भी व्यवस्था करा दी लेकिन उनके बेटे का शव लाने से मना कर दिया। अस्पताल में ही उसका